अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। वैसे तो आज पाकिस्तान में या पूरी सराउंडिंग में कोई ऐसी खबर नहीं है जो पाकिस्तानियों और इंडियंस को एक्टिव कर सके, चौंका सके, इंटरेस्ट पैदा कर सके, क्योंकि हमें नेगेटिव खबरें बहुत पसंद है। ये जो तीसरी दुनियाएं होती है ना, ये उदास मट्टी होती है, क्योंकि यहाँ मैरिज नहीं होता, कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, अक्सर ये डिप्रेस होती है। और सैड न्यूज़ से इनकी एक्साइटमेंट बढ़ती है, लतीफ़े बात भी होते हैं, जुगत भी बहुत पसंद होती है। मगर जो इन्जॉय ये सैड खबर सुन के और नेगेटिव खबर सुन के इनको जो मज़ा आता है वो शायद किसी चीज़ में नहीं आता। इस पर तो कोई साइकाट्रिस्ट बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर बहरहाल एक बुरी खबर है आपके लिए जो बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के, कि खान साहब ने फिर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है और कहा कि ये सड़कों पर निकलने की तैयारी करें। कि इस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेके अमीन गंडापुर गए थे, मगर जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि जी इस्टैब्लिशमेंट रावे रहना चाहती है हुकूमत और इनके दरमियान मुज़ाकरात से, और पहले देखना चाहती है, तो खान साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने ना कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और बस बाहर निकलने की तैयारी करो। उनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो 4 रोज़ की जंग थी, मोदी ने बेसिकली फील्ड मार्शल बनाने के लिए ये सारा काम किया था और खान साहब को कमज़ोर करने के लिए। हालांकि इंडियन अवाम तो खान साहब के साथ है, चंदा उन्ना भी देते रहे और सारे ट्रोलर वहाँ के खान साहब के साथ थे। और फिर जब खान साहब ने जंग में हिमायत का ऐलान किया पाक फौज का, तो वहाँ उनकी इज्जत तक पे हमले कर दिए गए। तो अब इसके नताइज क्या निकलेंगे तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर खान साहब को एक बात समझ लेनी चाहिए, और PTI की जो सेकंड लेयर है उसे तो पता है कि अब मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर तो नहीं हो सकते। और ये जो खबरें हैं कि नवाज शरीफ से नाराज़गी है और इस हुकूमत से नाराज़गी है, हो सकता है दबाव बढ़ाने के लिए हो, मज़ीद कुछ चाहिए हो कि अब फील्ड मार्शल हो गए हैं, 5 सितारे हैं, बज़ाहिर तो कोई चीज़ उनको नई नहीं मिल रही है, ना कंटिन्यू सारी उम्र रह सकते हैं, वो जो ज़मीन मुरब्बे मिलने हैं वही मिलने हैं। अब ये पूरा कोई ब्लॉक चाहते हो, पूरा कोई फेस चाहते हो डिफेंस में, तो वो भी मिल जाएगा। कि इसमें कोई मज़ाक़ा भी नहीं है, कहीं भी कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। जो अमेरिका में आजकल हो रहा है, अमेरिका के हवाले से बड़ी खबर यह है कि मैनहट्टन की कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने जो टैरिफ लगाया है दुनिया भर में, उस पर अमल दरामद को रोक दिया, मगर वो फौरी तौर पर फैसला चैलेंज भी हो गया है कि दरामदात पे भारी टैक्स जब लगेगा तो महंगाई भी होगी, तो लोग परेशान तो हैं। मगर साथ में एलोन मस्क का आपने सुन लिया होगा कि वो तमाम उससे पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और टैक्स के मामला पे जो टैक्स आ रहा, बजट आ रहा है, उसके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि 3.6 मिलियन लोग फेडरल गवर्नमेंट से फारिग करने थे, 2.5 और 2.6 तो फारिग कर दिए मिलियन, मगर काफ़ी इख्तलाफात थे तो वो पीछे हो गए। वो एक लंबी डिटेल है। और फिर जो तालीमी इदारों पर दबाव है उस पर तो उन्होंने आज, मेरे ख्याल में आज ही किसी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि 15% तक फ़ॉरेन स्टूडेंट लाए जा सकते हैं, जैसे हार्वर्ड जैसे इदारों में, जहाँ 31% बाहर से आते हैं। जो असल खबर है बड़ी खबर है मेरे नज़दीक, कि अफगान कमांडर, तालिबान कमांडर सईदुल्लाह सईद ने कहा है कि जो TTP और दूसरे जो भी पाकिस्तान में जाके जिहाद करने के नारे लगाते हैं और वहाँ कार्रवाई करते हैं, ये गलत है और ये नाजायज़ है और ये जिहाद नहीं है, फसाद है। जब तक अमीर इजाज़त न दे, जब तक अमीर न कहे, कोई जिहाद नहीं हो सकता। और जो लोग ये जिहाद के नाम पर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कर रहे हैं, वो सज़ा के मुस्तहक़ हैं, और ये इंतहाई गैर मजहबी और गैर कानूनी और नाजायज़ अमल है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब इसका रिएक्शन क्या होता है, इस पर कोई जो TTP कर रही है, क्या वो कंट्रोल हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, इसके बारे में तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है। एक तो पाकिस्तान को ये खुशफहमी हो गई है कि जनाब अमेरिका अब वो कश्मीर के मामला भी हल करा देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कश्मीर इशू से लेके अब तक देखें, और पाकिस्तान पुरानी मजदूरी पे, पुरानी तनख्वाह पे काम करता है, अमेरिका ने कभी भी ये काम नहीं किया। पाकिस्तान ने सब कुछ करके देख लिया,
सीटों सेंटरों में भी आ गए, जितना असला बेचा अमेरिका ने वो साफ लिखा था कि जी कम्युनिज्म के ख़तरे के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। 65 में इस्तेमाल किया, पाबंदियाँ लगी, इसलिए 17 दिन में जंग भी ख़त्म हो गई थी। और पाकिस्तान और अमेरिका दफाई मुआहदे में भी आ गए, तो पाकिस्तान को 59 की बात है मेरे ख्याल में, तो पाकिस्तान को फिर गलत फहमी हो गई कि अब तो हम जो चाहें करें, मगर कुछ नहीं मिला और पाबंदियाँ अपनी जगह पे कायम रही कि जी इंडिया के खिलाफ असला इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बावजूद 62 में मौका मिला जब चाइना से लड़ाई हुई कि घुस जाओ, तो कैनेडी ने ये वादा किया कि जनाब हम आपका मसला हल करा देंगे सालिस बन के, आप बीच में इस वक्त मत भूलिए जब चाइना इंडिया जंग हो रही थी। उसके बाद जंग ख़त्म हो गई तो तू कौन और मैं कौन, फिर चाइना से हमने दोस्ती भी करवाई इसी दारच में कि कश्मीर का मसला हल होगा। एक लंबी कहानी है, मगर ऐसा हुआ कभी कुछ नहीं और अब भी नहीं होगा। और अगर होगा तो वही होगा कि ठीक है जनाब, गिलगित बल्तिस्तान आप रख लें कि शारा कुराक्रम आती है चाइना से, आज़ाद कश्मीर आप उन्हें दे दें या एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बना दें और अमेरिका को 25 साल के लिए 30 साल के लिए ठेके पे दे दें, जैसे गजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई खाली करो, जाओ, भागो और हम इसे चलाएंगे अब। और वहाँ जो हो रहा है खाली हो रहा है ना, तो पाकिस्तान ख्वाब देखता है, वो ख्वाब देखता रहे। आज हमारे अमेरिका में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि जी चाइना ने, अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है जंग बंदी में और ख़त्म कराने में। भारत ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। अभी तक मोदी ने कहीं ये नहीं कहा कि भारत ये जंग बंदी जो है अमेरिका ने बंद करवाई है, वो कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनको अब अच्छा ये ध्यान में रखेंगे पाकिस्तान और इंडिया में जो लड़ाई हुई ना, फिजाइया की लड़ाई मशहूर हो रही है ना, इनमें से दोनों के पास कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, जंगी तैयारा नहीं है। सबके पास 4 जनरेशन और 4.5 कहते हैं, ज़्यादा ज़्यादा राफेल जो है 4.5 पे आता है, और F-10 और 13 जो वो 15 और वटेवर थे कि 4 जनरेशन का कराते हैं। और चाइना ने पाकिस्तान को एस्टिलेट देने का ऐलान कर दिया जो 5th जनरेशन है, और चाइना ने 6th जनरेशन 2 इंजन जेट तैयारा बनाने का भी दावा किया है। और ये बहुत बड़े अचीवमेंट है अगर ये सच है तो, मुझे इसकी बहुत डिटेल नहीं पता। इंडिया एस्टिलेट अपने मुल्क में बनाएगा, मगर उसके तहत जो मॉडल भी है 2028 में आएगा। और ये जंग अभी जंग बंदी हुई है, जंग खत्म नहीं हुई, टेंशन अपनी जगह है। और इस पूरे खत्ते में जंग बंदी के और जंग 4 दिन की लड़ाई की वजह से असले की रेस शुरू हो गई है, फार ईस्ट में भी, इधर भी उधर भी, और कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो इंडिया के पास तो एक ही रास्ता है कि वो F-35 खरीदे अमेरिका से और दूसरी चीज़ें खरीदे, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले खुद कहा कि हम F-35 देने को तैयार हैं, मगर जवाब नहीं दिया गया था, क्योंकि इंडियन जो एयरफोर्स है और उनके जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ये बहुत महंगा सौदा होगा और ये बहुत महंगे तैयार हैं कि 1 घंटे की फ्लाइट में 30 लाख इंडियन रुपए खर्च होंगे, ये पाकिस्तानी तकरीबन करोड़ रुपए के समझ लीजिए कि 1 घंटे की फ्लाइट पर। तो ये एस्टिलेट बनाएंगे, मगर इसका पहला तैयारा अगर पूरी जाफिशानी से, पूरे डिसिप्लिन से और एज पर पेपर वर्क करें तो 10 साल में पहला तैयार आएगा। तो जंगी तैयार तो लेना पड़ेंगे अगर पाकिस्तान से, क्योंकि इन्होंने तो लड़ना है एक दूसरे से और एक दूसरे को डराना है, धमकाना है, एटम बम भी रखा हुआ है, मगर बड़े दफाई मुआहदे भी करने हैं, दौलत भी खर्च करनी है, नंगे भूखे मुल्क है दोनों। और वो कल मैंने गलत बताया था कि इंडिया की जो पर कैपिटा है वो 10,000 मेरे मुंह से गलत निकल गया, 2,800 समथिंग है, और पाकिस्तान की तो माशाल्लाह 1,600 समथिंग है। मतलब साल की आमदनी बता रहा हूँ ये मैं, डॉलर। मतलब नंगी क्या नहाएगी, क्या नचोड़ेगी, तो अंदाज़ा लगा लें इस खित्ते की गुर्बत का। और वो नारे लगाते हैं इंडियन को कि हम सुपर पावर और 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। कोई लिहाज, कोई शर्म नहीं है कि खित्ते को देखें, हालात देखें, कश्मीर पे बैठें, बातचीत करें, ख़त्म करें, एक जैसे लोग हैं।
اور ایک جیسے معاملات ہیں. اور اب ریس دیکھیں کہ جی ترکی کہتا ہے کہ جی اسے بھی امریکہ سے 20 ارب ڈالر کے دفاعی سودے کرنے ہیں, اسپیئر پارٹس لینا ہے, F-35 لینا ہے, جس کے کلب سے چند سال پہلے ان کو نکال دیا گیا تھا الزامات میں. جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ترکی کے, ان پہ بہت سارے الزامات ہیں کہ یہ القاعدہ کی, داعش کی اور امریکن انٹرسٹ کے خلاف کام کرتے رہے, دہشت گرد تنظیموں کو, اسلامی تنظیمیں جو ہیں ان کی مدد کرتے رہے اور وائلیشن کرتے رہے. مگر اب پھر اور یہاں مخالفت شروع ہوگی کہ اس کو نہ بیچے جائیں جب تک سارے جو کنسرن ہیں وہ دور نہ ہو جائیں. تو ایک دوڑ ہے اسلحے کی. ایسے میں پاکستانی دعووں پہ دعوے کیے جا رہے ہیں. اچھا پھر رافیل کے حوالے سے آج فرانس میں پہلی بار فرانس کی فوج کے اسپوکس پرسن بھی بول پڑے. انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی کہ جناب ایسا کچھ ہوا ہے, رافیل گرا ہے. نے کہا 2 دہائیوں میں 20 سال میں جب سے تیار سامنے آئے یہ پہلا واقعہ ہوگا, مگر اس کی ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ہم معلومات اکٹھی کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں. بھارت پاکستان اعلان کرتا ہے وہ کرتا رہے, ہم ان سارا کا جائزہ لے رہے ہیں, اس کے بعد کچھ بولیں گے جب سارے ثبوت مل جائیں گے. مطلب ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملے. میڈیا میں گفتگو ہے اور دونوں ملک بظاہر تو اپنی جنگ جیت چکے ہیں. پاکستان میں بجٹ جو ہے نیا جان ہو گیا ہے کہ نئے GST آ رہے ہیں اور بجلی کی قیمت بھی بڑھنے کے لیے 1 روپیہ سمتھنگ کا آ گیا ہے, اور مہنگائی اور مزید سر پہ آپ کے چھانے والی ہے. باقی حالات آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل ہی فیلڈ مارشل ہے. کوئی اس پورے خطے میں کسی جمہوری سیٹ اپ کا جو ایک سول ہوتی ہے, ریئل سول آف ڈیموکریسی, اس اینگل سے تو آپ سوچنا بھی بند کر دیں. اور شاید یہ دنیا کا فیصلہ بھی ہے اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے کہ آپ کو تو رکھنا ہی ایسے ہے کہ جہاں فوج پرویل کرے, لوٹ مار کرتے رہیں سیاستدان, بیوروکریسی, اور ایک انسرٹنٹی کنٹینیو رہے. جب تک یہ دنیا کے نقشے پر قائم ہے یہ ایسے ہی رہے گا. اور اب آئیڈیلزم آپ جیسے سارے لوگ چھوڑیں. ہم لوگوں نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی, خراب کر لی, آپ لوگ نہ کریں. اپنے زگ زیگ کر کے اپنے معاملات درست کریں, نکالیں. آپ انوائرمنٹل, ہر آدمی پیغمبر نہیں ہوتا. میرے ایک بزرگ دوست تھے ARY کے جو مذہبی چینل ہے اس کے ڈائریکٹر سے, بہت مشہور زمانہ رائٹر تھے خارا سے, آخری چٹان, اور بہت بڑے ٹیلی ویژن ڈرامے بھی لکھے. میرے منٹور بھی تھے, میں نے اردو ان سے سیکھی. وہ کہتے تھے کہ دیکھو پیغمبر جو ہے 1 کے بدلے میں 8 دیتا ہے, نارمل آدمی 1 کے بدلے میں 2 دے دے بس بہت ہے. اس سے آگے جاتا ہے تو مشکلات, کیونکہ وہ پیغمبر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبری کے لیے نہیں منتخب کیا. اگر وہ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا تو مارا جائے گا. تو آپ لوگ طے کر لیں, جو لوگ بھی ہم جیسے آئیڈیلزم کا شکار, وہ نکال دیں. اس خطے میں مجھے کوئی امید نہیں نظر آتی کہ یہاں پر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ صدیوں کا پلاٹ ہے, نسل در نسل, غلامی در غلامی, کلاس سسٹم, اور پھر رنگ, نسل, مذہب, فرقہ, پھر علاقہ کی جنگ. وہ ساری جمع کر کے دیکھیں تو سب جکڑے ہوئے ہیں, سب ایک دوسرے کے. دیکھیں انسانوں کا المیہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے اتنا جتنا ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ اس کو یہ نہ پتہ چل جائے, اس کو وہ نہ پتہ چل جائے, میری یہ بات اس کو بری نہ لگ جائے, مجھے اس کی بات بری نہ لگ جائے. تو اس سارے معاملے کو یہ ساؤتھ ایشیا جیسے جو تیسری دنیا ہے ساری, یہاں یہ چیزیں بہت ابھار کے رکھی جاتی ہیں. سوشل جو انوائرمنٹ کہتے ہیں وہ اس خطے کا ایسا ہی ہوتا ہے تیسری دنیاؤں کا, جہاں کوئی نظام نہیں ہوتا. تیسری دنیا بار بار ریپیٹ کرتا ہوں میں کہ جہاں کوئی نظام نہیں ہوتا, جہاں کوئی میرٹ نہیں ہوتا, کوئی انصاف نہیں ہوتا, کوئی قانون نہیں ہوتا, کوئی چیک اینڈ بیلنس کا میڈیا نہیں ہوتا. فوجی میڈیا ہوتا ہے یا مودی میڈیا ہوتا ہے. تو اس کی روشنی میں زندگی کو دیکھیں. آنے والے دن کوئی اچھے نہیں ہیں. انڈیا پاکستان کے تنازع کے بیک گراؤنڈ میں اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ تنازع اسکلیٹ کر سکتا ہے, اس میں آگ بڑے پیمانے پہ بھڑک سکتی ہے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی تیاری کریں.
کیونکہ آپ دونوں ملکوں کے عوام نے تو ایک دوسرے سے نفرت کے اظہار کے علاوہ، اور خاص کر انڈین کا تو میں صاف کہتا ہوں کہ ہم تو پھر بھی کہیں نرم گوشہ رکھتے ہیں، مگر جب سیاستدان ماحول خراب کریں یا اسٹیبلشمنٹ دونوں ملکوں کی، تو انڈین عوام پاکستان سے ایک بے مقصد کا بغض رکھتے ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر نظر آتا ہے۔ اور کاش وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑ کے ہی رہیں گے تو ترقی، خوشحالی، امن، صلح جوئی آ سکے گی، اور ہماری نسلیں تعلیم یافتہ ہو سکیں گی، شعور آ سکے گا ان میں، صحت مند ہو سکیں گی۔ جب تک ہمیں شعور نہیں آئے گا ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ